अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। साल 2022 का आगाज़ ही पाकिस्तान के अंदर सियासी हंगामा खेजी लेकर आ रहा है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दोबारा से PDM की तैयारियों का जायज़ा लिया और ये इस अज़्म का इरादा किया कि 23 मार्च को हर सूरत में मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे, लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन एक क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही PDM की पॉलिसी में कि आया उनका मकसद तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हटाना या घर भेजना है, या सिर्फ मार्च बराए मार्च करना है ख़ुद को बताने के लिए आवाम को कि भाई हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए। क्योंकि ना तो इस्तीफ़े देने हैं PDM ने, ना कोई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से किसी किस्म की कोई पॉलिसी क्लियरली सामने आ रही है। तो फिर मकसद क्या है सारी तहरीक का? और नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने करनी थी 5 जनवरी से तहरीक लॉन्च करनी थी, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 27 दिसंबर को ऐलान किया था लड़काना में हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक शुरू करनी थी। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने यह तहरीक मुअख्खर कर दी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से भी और वेदर की वजह से भी। ये क्या मामला है, क्यों मुअख्खर की है? क्या कोई खदशा है कि पंजाब में सही तरीके से उन्हें कोई इस तरह से नहीं मिल पाएगा रिस्पॉन्स तहरीक को, या वजूहात कुछ हो रहे हैं? और इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, मिनी बजट के हवाले से हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि थोड़ा सा मुअख्खर किया जाएगा फौरी मंजूरी के मामले को, क्योंकि वैसे पहले तो ये था कि 12 जनवरी को IMF बोर्ड की मीटिंग थी, उससे पहले ये शायद ये बिल पास हो जाए कौमी असम्बली से। लेकिन अब वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है हमें। तो क्या ये जल्दी ना होने की वजह कोई बंदों का शॉर्ट होना तो नहीं है? कोई गवर्नमेंट हुकूमती रैंक्स में कोई फिक्र तो नहीं है कि बंदे उनके शॉर्ट हो जाएंगे? जिस तरह से हम सुनते आ रहे हैं कि कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं, क्या वो वजह तो नहीं बन रही इस इजलास को फौरी तौर पर मौखर करने की? और नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से जो गारंटर थे शहबाज शरीफ साहब, अब हुकूमत ने उनके खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है और हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ चूँकि ज़मानती थे कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे उनके खिलाफ, तो क्या कोई इस पर उन्हें कोई रिलीफ मिल पाएगा, फ़ायदा हो पाएगा? और एक सर्वे आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है कि जिस पार्टी को वोट दिया था 2018 में, वो वोटर्स जो हैं अपनी अपनी मुतलका जो पार्टीज़ थी उनकी परफॉर्मेंस से कितने खुश हैं। सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी भी आपके सामने रखेंगे कि इसकी कितनी बेहतर, और एक सरप्राइज़ आपको मिलेगा बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल टाइट अमजद शुएब साहब, सीनियर तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। आगे चल के हम पीपल्स पार्टी की तहरीक के मुअख्खर होने से मुतल्लिक चौधरी मंजूर साहब से भी रब्ता करेंगे, उनसे जानेंगे ये तहरीक क्यों मुअख्खर की जा रही है, क्योंकि दावे तो बहुत बड़े बड़े किए गए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत को हटाए जाने के बारे, हुकूमत के खिलाफ तहरीक के हवाले से। तो अगला हफ्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होनी है। फॉरेन फंडिंग केस है 4 जनवरी को, उस पर ओपन समात एक्सपेक्टेड है, और इसमें नून लीग तो ये दावा कर रही है कि खान साहब के अकाउंट्स में भी कुछ पैसे ट्रांसफ़र होने के शवाहिद को सामने आ रहे हैं। क्या अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा डेवस्टेटिंग होगा PTI के लिए। और फिर इसमें ये भी फैसल वाडा साहब का फैसला भी मुतवक्का है, तो इलेक्शन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अगले हफ्ते के लिए। और इसके अलावा फिर ज़िमनी बजट की मंजूरी तो मामला ज़रा आगे चला गया है, और कुछ और चीज़ें भी हैं इंटरेस्टिंग जो कि अगले हफ्ते आनी है। तो बेग साहब, पहले तो ज़रा ये बता दें, ये जो तहरीक के हवाले से हम सुन रहे हैं, आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि भाई भरपूर तरीके से होगी। आज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है जो PDM का, वहाँ एक मीटिंग चेयर की, इंतजामात का जायज़ा लिया। वो कह रहे हैं पंजाब में शहबाज शरीफ साहब देख रहे हैं, सिंध में अवैस नूरानी साहब देख रहे हैं, बलूचिस्तान में महमूद अचकज़ई साहब देख रहे हैं, और भरपूर तहरीक चलाई जाएगी गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन समझ नहीं आ रही कि ना कोई इसमें इस्तीफ़े देने हैं, ना कोई तहरीक अदम एतमाद है। तहरीक ये क्यों हो रही है? वो हुकूमत को गिराना भी नहीं चाहते, और हुकूमत भी शायद वो सियासी शहीद उन्हें नहीं बनाना चाह रही। मकसद क्या लग रहा है आपको? कोई कामयाबी नज़र आ रही है मार्च में, या मुश्किल है? देखिए समर, मौलाना साहब की हद तक तो, क्योंकि वो ख़ुद पार्लियामेंट में नहीं है, तो उनकी हद तक तो लगता है कि वो पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाह रहे। हालांकि ये जमहूरियत जिस चीज़ का नाम इन्होंने रखा है, उसमें तो पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल अगर कोई चेंज लानी है, प्रोटेस्ट करना है, या किसी हुकूमती जो है बजट है या कोई और चीज़ है, या कोई बिल ऐसा है जो कि आवाम की फेवर में नहीं है, उसको ब्लॉक करना, तो वो पार्लियामेंट में हो सकता है। तो पहले इनको पार्लियामेंट को ही के अंदर ही जो है कि काम करना चाहिए। लॉन्ग मार्च के अंदर आई डोंट नो उसके मकासद इनकी नज़र में क्या हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्च अभी बहुत दूर है। आपको पहले पार्लियामेंट, सेनेट और पंजाब में जैसे असम्बलीज़ हैं,
उसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ अपोजिशन को शो करनी चाहिए और एक बहुत भरपूर किस्म का जो है वो, अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएं या आप स्पीकर या सेनेट के चेयरमैन उस तरफ पार्लियामेंट को इस्तेमाल कीजिए। ये 23 मार्च बहुत दूर है और उसका कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा। वो महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ नहीं, अवाम उसमें किस नाम तो महंगाई मार्च ही है उसका कहने को। लेकिन देखिए अभी उस दिन बजट पेश हुआ और हुकूमत की भी स्ट्रेंथ कम थी, 145 थे, अपोजिशन के जो थे तकरीबन 100 के करीब थे। उसमें मेन लीडर सारे ही गायब थे अपोजिशन के। तो बजाय इसके कि आप टेलीविज़न पे या स्पीचेस में महंगाई का जिक्र करें, लेकिन आप उसको मिनी बजट में आके पूरा उसको डिफेंड करते अवाम की तरफ से, क्योंकि लोगों ने आपको जो वोट दे के कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में भेजा है वो इसलिए नहीं भेजा कि आप सिर्फ बयानबाजी करें, लेकिन उसका अमली मुजाहरा भी होना चाहिए। तो कोई हुकूमत के लिए कोई घबराने का मवाद नजर आ रहा है आपको अपोजिशन की तरफ से कि कुछ घबराना चाहिए खान साहब को? बिल्कुल, वो क्योंकि 20 सितंबर को बनी थी पीडीएम, 20 सितंबर 2020 को, तब से अब तक हमने बड़े दावे सुने कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इन्हें दिसंबर नहीं देखने देंगे, अक्टूबर नहीं देखने देंगे, आर होगा पार होगा, कुछ भी नहीं हुआ। मैं वही कह रहा था, समझ तो लोगों का एतबार ही उठ गया इनसे। बयानबाजी और लफाजी से की बजाय आपको प्रैक्टिकल काम करना चाहिए और बड़ा सॉलिड होना चाहिए। जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके अंदर एक्चुअली सियासत जो है ना, मोस्टली पाकिस्तान में मफादात की गेम है। आप आवाम के लिए नहीं सोचते, मुल्क के लिए नहीं सोचते। अगर आपने आवाम के लिए सोचना है तो आपको इकट्ठा होना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही और अवामी मफाद में फ़ैसले नहीं कर रही और जिस तरीके से गवर्नेंस ये लोग कर रहे हैं, तो फिर आपको नेशनल इंटरेस्ट में अवाम की खातिर आपको इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठे होकर आप पार्लियामेंट के अंदर जो भी करना है वो करें। हावी आ जाती हैं कुछ लोग, क्योंकि आपके मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि आप मार्च करें और उसका कोई बेमकसद किस्म का हो और उसका कोई मकसद वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा। या तो मार्च करें और महंगाई कम हो जाए, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। मज़हर अब्बास साहब, महंगाई तो शायद बढ़ती ही चली जाएगी, वो कम होती तो नज़र नहीं आ रही। आम आदमी की मुश्किलात तो बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन अपोजिशन को भी कोई ख़ास हमें जल्दी नज़र नहीं आ रही कि वो हुकूमत को गिराने के वजह से कोई एक जामे हिकमत अमली बनाए। बड़ी कन्फ्यूज सी अपोजिशन है या फिर मसलियत का शिकार है कि वो सामने नहीं आ रही। वैसे तो हमने बड़ा चर्चा सुना था, कोई एक सफ़ा था वो फट गया, अब गई हुकूमत, आज गई कल गई, लेकिन जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं 2022 में खान साहब को घबराने की ज़रूरत है अपोजिशन की तरफ से या ऐसा कोई मसला नहीं है, सब ओके की रिपोर्ट है? देखिए समर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल ही घबराने का है, चाहे इमरान खान घबराएं या अपोजिशन घबराए। ये जो अभी मार्च वाली आप बात कह रहे थे, देखिए मौलाना फजल रहमान को इस मुसलसल मार्च से फ़ायदा हुआ है। जब उन्होंने पहला मार्च किया था तो वो जाहिर है ना PMLN उस तरह साथ आई उनके, ना पीपल्स पार्टी उस तरह साथ आई, लेकिन उन्होंने मार्च किया। उसके बावजूद उसके बाद जो भी जलसे रहे PDM के, वो प्रीडोमिनेंट ख़ास तौर पे पंजाब से बाहर वो JUI की स्ट्रेंथ ही थी। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा उन्हें मिला कि उनका कारकुन जो था वो बहुत मुतहर्रिक रहा और जिसका रिजल्ट उन्हें दिसंबर में मिला बल्दियाती इलेक्शन में। अभी भी ये दूसरा फेज़ होगा, दूसरा फेज़ हो चुका होगा, उसके नताइज सामने आ चुके होंगे। और अगर इस फेज़ में भी JUI को फ़ायदा हुआ तो उस मार्च में और जान पड़ जाएगी उनके बकौल। JUI कोई PMLN या PDM स्पेसिफिक चीज़ें नहीं कर रही। JUI खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे अपना रिवाइवल और नेशनल सतह पे एज ए पार्टी अपने आप को एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे रेलेवेंट बनाना चाहते हैं और यही मौलाना का टारगेट लगता है। उन्हें पता है PMLN और पीपल्स पार्टी के अपने अपने मामलात हैं, वो साथ नहीं बैठेंगे। वो उनको ये भी पता है कि कौन किससे बात कर रहा है। लेकिन मौलाना का अगर आप थ्रू आउट देखें 2018 से आज तक, तो वो मुसलसल वो वाहिद सियासी जमात है जो मुसलसल एक्टिव नज़र आती है हमें। वो एक पोजीशन लेते हैं कि जी इस्तीफे दे देने चाहिए, वो एक हंगामा खड़ा करते हैं। फिर पोस्ट अफगानिस्तान सिचुएशन में, तालिबान सिचुएशन में JUI की और भी अहमियत बढ़ गई है। और आपको पता है कि जब अफगान वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए थे तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की थी। मौलाना की और JUI की पॉलिटिक्स जो है बज़ाहिर मुझे खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिक नज़र आती है
और ये मार्च वगैरह जो है ये बेसिकली अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को, अपने वर्कर्स को मुतहर्रिक कराने की और पीटीआई के खिलाफ एक बयानिया खड़ा करने की वो कोशिश है उसमें। बाकी अभी आपको अगर अगले 2-3 महीने में पता चल जाएगा कि सिचुएशन मजहर साहब कहीं ऐसा तो नहीं है जी, आप अपनी बात पहले कर ले, मैं फिर आपसे सवाल करता हूँ। जो भी सिचुएशन हो, मुझे बहरहाल, मैं और बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मुझे इमरान खान 2022 में ना इमरान खान कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं, ना पीटीआई की गवर्नमेंट कहीं जाती हुई नजर आ रही है, न पीटीआई की गवर्नमेंट, या ये तो ऐसा मुझे कम से कम नहीं नजर आता कि पीटीआई की गवर्नमेंट रहे और इमरान खान नहीं रहे, क्योंकि इमरान खान अगर नहीं रहे वजीर आजम तो फिर पीटीआई जो है एज ए पीटीआई जो है वो नहीं होगी हुकूमत में। लेकिन मजहर साहब, ये जो पूरी एक्टिविटी है अपोजिशन की, उसका मकसद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाना भी नहीं, उन्हें सियासी शहीद बनाना नहीं, ना कहीं कोई तहरीक अदम एतमाद नज़र आ रही है, सिर्फ मार्च होगा। ये जो आप बात करें कि पहले भी मुतहर्रिक रहने का सियासी तौर पर मौलाना को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ़ायदा हुआ है बलदियाती इंतखाबात के अंदर अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने में, तो कहीं ये सारी तैयारी जो है, प्लान जो है, ये 2022 में कोई इलेक्शन की तैयारी तो नहीं हो रही कि अपोजिशन जमातें भी तैयार है, कोई इलेक्शन अगर हो जाए तो हम एक मोड के अंदर हों और हमें फ़ायदा हो जाए उसका? देखिए वो एक प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, और पीएमएलएन भी ज़ाहिर है पंजाब में बलदियाती इलेक्शंस होने वाले हैं, पंजाब में भी जो है जब ये लॉन्ग मार्च की, अगर मार्च में होते हैं इलेक्शंस तो जाहिर है पीएमएलएन उसमें बिजी होगी, लेकिन ये जलसे जुलूसों से पीएमएलएन भी अपने वर्कर्स को जो है वो मुतहर्रिक कर सकती है। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है, जो आपने बिलावल भुट्टो की 5 जनवरी की बात की, अगर आप पहले दिन से, आज से मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 3-4 साल पहले की, जब बिलावल भुट्टो को बाग़े जिना में लॉन्च किया गया था, पहला उनका जलसा था, उससे लेके आज तक मैंने दर्जनों मर्तबा बिलावल भुट्टो से तहरीक का नाम सुना। मुझे लगता यह है कि या तो उनके एडवाइजर्स ऐसे हैं या वो खुद बहुत प्रीमेच्योर बयान दे देते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को वो नहीं समझ पाते कि जब आप मूवमेंट कहते हैं तो मूवमेंट के माने बड़े मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। और फिर पंजाब से मूवमेंट लॉन्च करना वैसे ही वो नहीं है, तो मूवमेंट का नाम देके शायद जो है वो अल्फाज के चुनाव में उनको थोड़ा सी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उनको मैंने मुसलसल देखा है, मैंने मुसलसल उनके बयानात देखे हैं, और कोई मैं दर्जनों मिसालें दे सकता हूं कि जिस वक्त उन्होंने कहा कि अब हम ट्रेन मार्च करेंगे, अब हम तहरीक चलाएंगे फुला तारीख, और तारीख भी दे देते हैं स्पेसिफिकली, तो मेरा ख्याल है उनको अपने इस चीज पर रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी पीपल्स पार्टी किसी भी तौर पे तहरीक चलाने के ना मूड में है, ना उनके पास जो है वो अफरादी कुव्वत है ऐसी, खासतौर पे पंजाब में, कि वो तहरीक चलाएं। यानी माजी को अगर देखा जाए, पाकिस्तान का जो तहरीकें यहाँ पे चली, जो मूवमेंट की बात होती है, लफ्ज़ इतना भारी है कि बड़ी बड़ी तहरीकें यहाँ पे पाकिस्तान ने देखी हैं, तो अब मूवमेंट का लफ्ज़ भी इतना हल्का हो गया कि ऐलान होता है, उसके बाद मूवमेंट कोई भी नहीं चलती। जनरल साहब, यहाँ एक पिछले 1-2 माह से बड़ा चर्चा रहा पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक सफ़े के फट जाने का, लेकिन हमने अभी पिछले हफ्ते देखा कि चंद दिन पहले कि कौमी सलामती पॉलिसी बनी, बड़े ही उसमें इनपुट थी दोनों तरफ से, बड़ा कॉर्डियल एनवायरनमेंट के अंदर वो हमने देखा कि ये पॉलिसी सामने आ रही है, तो वो एक सफ़े के फट जाने वाला तासुर बरकरार है, या वो तासुर अब उसे ज़ायल समझा जाए, या फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जिस पे अपोजिशन नज़र लगाए बैठी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अपोजिशन या पॉलिटिकल पार्टीज अपने मकासद के लिए मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव्स चलाती रहती हैं। मियाँ साहब के आने का इंदिया दिया तो साथ ही कहना शुरू कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो गई है या हो रही है। ये आप अगर पीछे 4 साल चले जाएं, 4 साल का सारा देखें, तो बेशुमार दफा जब ये शहबाज शरीफ रखे हुए थे, इन्होंने बंद किया हुआ था नैब ने, वो कस्टडी में थे, तो रोजाना होता था कि बड़ा जी मुक्तदर शख्सियत आके मिल गई है, को बहुत पावरफुल लोग आके मिल गए, बस अब तय हो गया, अब शहबाज शरीफ होंगे। कुछ नहीं हुआ। तो ये हैं कुक्ड अप स्टोरीज, जो कि मेरा ख्याल है कि हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इन्हीं स्टोरीज पे चलता है, उनको कुछ न कुछ इस तरह लिखने करने को, बात करने को मौका मिल जाता है। प्राइम मिनिस्टर का जब बयान आ जाए, कि नवाज शरीफ की सुना है कोई डील शील की बातें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सजा खत्म होने की बातें हो रही हैं,
अगर वो वापस आते हैं, दोबारा उनकी सजाएं ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर जेलों में से बाकी मुजरमों को भी निकाल देना चाहिए। इस तरह का तासुर तो खान साहब ने खुद दिया, गवर्नमेंट ने दिया कि कुछ हो रहा है। लाजमन खान साहब को भी तो दिन रात सुनने को यही मिल रहा है ना, अपोजिशन की तरफ से और दूसरे इधर उधर से लोगों से। तो वो तो कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक बात खान साहब ने नहीं की। 35 पंक्चर की जब उन्होंने बात की थी तो उस वक्त क्या था। तो ये खान साहब भी इस तरह की बेतुकी मारा करते हैं। जब एक पेज वाला कहानी वो सुनाया करते थे तो वो रोजाना उनका यही होता था जी, एक पेज में एक पेज। हालांकि ये कोई कहने की जरूरत है भाई, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप काम दे रहे हैं, अदारे आपके साथ तावन कर रहे हैं, तो एक पेज वाला किस्सा क्या आ गया। तो ये प्रॉब्लम थी। जहां तक मौलाना का ताल्लुक है, देखिए मौलाना जब ये अभी नहीं, वो एक सफ़े का जरा पहले बता दें, वो सफ़ा बरकरार है, कोई उस पर आज नहीं आई किसी किस्म की कोई नहीं बरकरार। देखिए आईनी जिम्मेदारियां फौज पहले भी पूरे करती रही और अब भी करेगी। मियां नवाज शरीफ का मसला जो जहां पे पेज वहां पे नहीं नजर आता था, वो ये था कि मियां साहब जनरल मुशर्रफ के दुख में वो हमेशा से फौज के खिलाफ साजिशें करते हैं। उनकी प्रॉब्लम वहां से बनी थी। मियां साहब भुला नहीं सकते, मियां साहब के अंदर वो ज़ब्त नहीं है कि वो समझें कि भी एक आदमी का किस्सा था मुशर्रफ का, ये फौज का नहीं था। तो वो उसको भुला नहीं सकते, वो साजिशें करते रहते हैं और करेंगे, आइंदा भी आएंगे तो करेंगे। वो उससे जान छुड़ा नहीं सकते, उनकी अपनी नेचर में है। बदकिस्मती कि एक आदमी लीडर है लेकिन उसकी नजर में इतनी कुशादगी नहीं है कि वो अब्जॉर्ब कर सके या अपनी गलतियों पे नजर। ये जो आप बात कर रहे हैं जनरल साहब, ये रैंक एंड फाइल में यही राय है मियां साहब के बारे में, यही सोच है कि वो काबिल कबूल नहीं हो सकते? एक तासुर तो देने की नहीं, ये तो मैंने आपको तजिया दिया, मुझे रैंक एंड फाइल का तो पता नहीं, लेकिन रैंक एंड फाइल ने मुशर्रफ के कू को जब एक्सेप्ट किया था, उसको उन्होंने सपोर्ट किया था, तो उसकी वजह यही थी कि मियां साहब बिल्कुल बेकाबू हुए पड़े थे। इन्होंने उठा के कभी जहांगीर करामत को निकाल दिया, कभी प्रेसिडेंट की छुट्टी करा दी, कभी चीफ जस्टिस की छुट्टी करा दी। मियां साहब तो लगता था कि बिल्कुल उनको जो चीज सामने आएगी उसको तहस नहस कर देंगे। तो जहांगीर करामत ने क्या किया था, इनका क्या नुकसान पहुंचाया था? तो जनरल साहब शहबाज शरीफ काबिल कबूल हो सकते हैं? नहीं, काबिल कबूल वाला कोई नहीं। ये सब इलेक्शन का देखें, अभी जो ये पीएमएलएन ने इलेक्शन जीते हैं जिमनी सारे, इसमें कबूल है किसी ने कहा? किसी मौलवी ने आके दरमियान में कोई निकाह वाली बात की? यार इलेक्शन जीते हैं उन्होंने, जीते, क्या आप कर लेंगे? इसी तरह जाके जेयूआई जो इतनी मुखालफत करती रही, जेयूआई वहां पे जीत गई है, तो किसी ने क्या बिगाड़ दिया उसका? क्या दिया किसी ने? कोई कबूलियत वाली बात आई कहीं? ये मुसीबत ये है कि हम इस दुख से बाहर आ नहीं रहे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मौलाना का मसला जो है, मैं वो आपको बयान करूं। देखिए जब अभी पार्लियामेंट्स ने हलफ भी नहीं लिया था तो मौलाना तड़प रहे। मौलाना जिंदगी में पहली दफा बेरोजगार हुए थे और उन्होंने कहा जी हलफ ही ना कोई ले जाके। उस दिन अंदाजा हो गया था कि बाकियों के मुफादात अपने अपने अलग हैं। बिल्कुल मौलाना की वो तड़प रही है, पूरे 4 साल वो उनके अंदर वो मछली की तरह वो तड़पते रहे, लेकिन बाकियों ने उनका उस तरह साथ ही नहीं दिया। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल अलग हो गई है अभी। तो आप जो 23 मार्च वाले किस्से का कह रहे हैं किस्सा, उसमें कोई जान नहीं है। मौलाना को अगर महंगाई का मसला है तो वो तो लोगों को आज जान की पड़ी हुई है। आप कहते हैं जी इमरान खान क्या घबराएगा? और इमरान खान के तो 36,000 मौके हैं उसके घबराने के, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब तो वो अपना वक्त पूरा कर चुका है। बिल्कुल, अब तो कोई बात ही नहीं रही। और शायद अब ये करना भी नहीं चाह रहे, ये सियासी शहीद नहीं बनाना चाह रहे इमरान खान साहब को। ये भी एक इसमें बड़ी वजह है, या फिर उनकी कैपेसिटी नहीं है, अहलियत नहीं है कि वो करें। वो जो एक सफ़े की बात होती है उस वजह से मुझे एक ब्रेक लेनी साहब। सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते, अब जो मर्जी कहानियां सुनाए। फैक्ट ये है कि ये कोई ऐसी तहरीक ऐसा काम कर ही नहीं सके जिससे कि इमरान खान की गवर्नमेंट जाती। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है जरा साहब, माजूद खाऊं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी की तहरीक से मुतल्लिक बात करेंगे। मजहर बाद साहब ने बात उस पर की, और मोहसिन बेग साहब से जानेंगे कि ये जो शहबाज शरीफ साहब मशहूर हैं जिन खुफिया मुलाकातों की वजह से, वो कोई रंग तो नहीं ला रही कि जो एक जो तासुर नून लीग ने कायम करने की कोशिश की थी, कहीं कोई बातचीत हो गई है? मामला क्या है? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। पीडीएम ने मार्च में लॉन्ग मार्च करना है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने फिर से इस अज़्म का इयादा किया है कि भरपूर लॉन्ग मार्च होगा। अब हुकूमत उनसे हटती है, नहीं हटती, या उनके हदफ में है ही नहीं हुकूमत को हटाना, ये बात की बात है, मार्च में देखा जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर जनवरी में, यानी 5 जनवरी को हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक शुरू करनी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाड़काना में 27 दिसंबर को इस बारे में क्या ऐलान किया था, जरा सुन लें। कि तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूं इस कठपुतली के खिलाफ। अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 5 जनवरी को हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे, हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा। चौधरी मंजूर साहब, अब हमें ज्वाइन करें। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। चौधरी साहब, ज़रा ये बताइएगा कि अब खबरें ये आ रही हैं कि 5 जनवरी को कोई तहरीक शुरू नहीं हो रही, कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा, कोई आपकी जो होनी भी थी तकरीब को बड़ी लाहौर के अंदर, वो भी शायद मौखर हो गई है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से या मौसम की ख़राबी की वजह से। ये क्या मामला है, ज़रा बताइएगा। और यह खबर है कि सिर्फ CC का इजलास होगा, उसमें कुछ नहीं हो रहा? नहीं, हमारे पास तो पहले भी CC का इजलास था और तो कोई फंक्शन नहीं था। रूटीन में जो फंक्शंस होते हैं वो सारे पाकिस्तान में होंगे, तो होंगे वहाँ पे भुट्टो साहब की सालगिरह के। तो ऑलरेडी यही था हमारे पास तो प्रोग्राम। CC की मीटिंग, कोई जलसा वगैरह कोई प्लान नहीं था उस दिन? कोई तहरीक के आगाज के वजह से कोई बिलावल साहब ने जो इशारा दिया था? नहीं, अभी तो वहाँ पे डिस्कशन है उस पे, तो उससे पहले ही जलसा कर लेना, डिस्कशन से पहले जलसा कर लेना। क्योंकि उन मीटिंग इस तरह से प्लान है कि पहले CC की मीटिंग होगी 5 को, 6 को फेडरल काउंसिल और 7 किसी प्रोविंशियल एग्जेक्टिव की मीटिंग होगी 1 की, और फिर अगले दिन दोबारा 2 या 3 मीटिंग्स होंगी और फिर अगले दिन होगी। तो ये 4 दिन जो है वो मीटिंग्स करके अपना जो CC फैसला करेगी, उसके बाद आगे एग्जीक्यूट प्रोविंशियल एग्जेक्टिव्स ने करना है उसको, तो उसमें फिर सारा प्लान जो है वो रखा जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा ऐलान जो है वो CC इजलास और पार्टी मीटिंग्स के लिए था, जो बिलावल साहब का था कि 5 जनवरी से इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ हमें अब तहरीक शुरू करना होगी कोई? जी, उन्होंने यही कहा ना कि 5 को हम CC की मीटिंग कर रहे हैं और उसमें फैसला करेंगे, यही था, और क्या ऐलान था। तो ये बताएं कि तहरीक आपकी किस तरह की, उसके खदोखाल क्या होंगे? कोई लॉन्ग मार्च करेंगे आप भी, कोई इस्तीफे हैं, तहरीक अदम एतमाद क्या है उसमें, गवर्नमेंट को हटाना मकसद ऐसी साल क्या है? जरा थोड़ा सा बताएं तो सही, प्लान क्या करी पीपल्स पार्टी? उसमें फैसला होगा ना, सारे ऑप्शंस अपनी अपनी डिस्कस करेंगे, सारे लोग अपनी अपनी ऑप्शंस सामने लेकर आएंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगी, जो फैसला होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। अच्छा, ये नो कॉन्फिडेंस के हवाले से पीपल्स पार्टी जो बार बार एजिटेट करती रही कि तहरीक अदम एतमाद हमें लानी चाहिए इमरान खान के खिलाफ, बाकी जमातें नहीं मान रही थी, अभी भी अपनी उस स्ट्रेटजी पे कायम है पीपल्स पार्टी या फिर वो प्लान चेंज हो गया है? देखिए ना, स्ट्रेटजी जो है, ये कहते थे कि हम ज़िमनी इलेक्शंस का बाइकआउट करें, हमने कहा कि नहीं, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने चाहिए, उससे हुकूमत एक्सपोज हुई। फिर ये कहते थे कि सेनेट का इलेक्शन बाइकआउट करें, हमने कहा सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए, उससे एक्सपोज हुई। फिर ये कहते थे कि लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, आज वो लोग PDM लोकल बॉडीज के इलेक्शन बैठकर बढ़ के मार रही। तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में और एक कोई नॉन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में ये फर्क होता है और होना भी चाहिए। अब उसमें उन्होंने 23 मार्च का कहा है, तो लोग तो आज मजबूर है ना, लोगों का तो आज बुरा हाल है। तो आप आज क्या कर रहे हैं? PDM तो चले मार्च में कर रही है, उससे पहले आप क्या कर रहे हैं? ये 5 अपोजिशन की बड़ी जमात है, 5 को मैंने पहले भी गुजारिश की है कि 5 को हम यही फैसला करेंगे ना, और उसके बाद प्रोविंशियल एग्जेक्टिव्स की मीटिंग इसीलिए रखी कि वो आगे जो प्लान बनेगा उसको कैरी थ्रू उन्होंने करना है, वो अपना अपना प्लान फिर लेकर आएंगी कि ये कहाँ पे कैसे। ये तशवीश भी है पीपल्स पार्टी में कि कोई डील शील होगी है नवाज शरीफ साहब की, कोई नून लीग की, कोई इस हवाले से? नहीं, हमें कभी कोई डीलों से तशवीश नहीं हुई, इसलिए कि हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे। तो पीपल्स पार्टी तो सिर्फ इतना कहती है कि जो जिन लोगों का ये काम नहीं वो इसमें मुदाखलत ना करें। पीपल्स पार्टी ने तो कभी 2/3 अक्सरियत नहीं मांगी। पीपल्स पार्टी तो ये कहती है कि जो हमारी सीटें छीनी जाती हैं, कभी हमारे खिलाफ IGI बनाई जाती है, कभी इफ्तिखार। इस्लामाबाद में तो खबरें ये गर्म है कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद वाली जो ऑफर थी वो इसलिए वापस ले लिया कि वो डील का तासुर वहाँ पे बन रहा है, इसलिए शायद कोई ये ऑफर जो थी वो वापस ले लिया। आपको कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी गवर्नमेंट के खिलाफ? देखिए, हमारे पास अगर इतनी मेजोरिटी हो तो हम तो 1 घंटा भी ना वेट करें। वो नून के साथ मिलकर आनी थी, जा रहा है।
नहीं, सारी जमातों के साथ मिलके आनी है ना। और फिर ये भी एक वक्त होता है ना जब लोग नाराज होते हैं हुकूमती इत्तेहादी। अगर हमारे पास अक्सरियत अपोजिशन के पास हो तो आज अपोजिशन की हुकूमत होती, इसका मतलब हुकूमत नहीं है। तो वहां पे अंदर कोई आपने करना था ना, जब वक्त था तब की नहीं है। अब शायद वक्त दोबारा आ जाए, बिल्कुल जल्दी भी आ सकता है। उसके लिए आपको इंतजार करना है ना। अगर आप सियासी फैसले एक वक्त पे नहीं करते तो उसके बाद तो उन फैसलों का कोई फायदा नहीं। ठीक है मोहसिन बेग साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब जो है ज़रा वो मशहूर है कुछ मुलाकातों के वाले से, खुफिया मुलाकातों के वाले से, ये जो तासुर एक बना हुआ था पिछले 1-2 हफ्ते से कि शायद कोई डील हो गई है, कहीं कोई बातचीत हो गई है, मियाँ साहब वापस आ रहे, केसेस ख़त्म हो रहे, सारा कुछ हो रहा है। खान साहब को भी तशवीश लाक हो गई थी, गवर्नमेंट को भी कि कुछ होने लगा है। वो जो बयानात भी वज़रा के सुन रहे थे, खान साहब के भी आ रहे थे सामने, वो कुछ है उसमें या सिर्फ एक तासुर इसलिए बनाया जा रहा है जो गवर्नमेंट कहती है कि उनके वहाँ पे वीज़ा जो के हवाले से फैसला आने वाला है तो मियाँ साहब वापस आने का माहौल बना रहे हैं कि आना ही आना है वापस? देखिए, बैकडोर क्या चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अमूमन इनकी मुलाकातें तो सारे पॉलिटिशियंस की होती रहती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई डिनाई करे, कोई बताना ना चाहे तो वो और बात है। ये पर्सनल इनकी मुलाकातें तो डेफिनेटली होती हैं। जहाँ तक डील का तल्लक है मियाँ नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का, मेरा नहीं ख्याल अभी वो टाइम है। इनको खुद असर्ट करना पड़ेगा, ये बड़ी जमात लेकिन है। ये माहौल बनाने का मकसद क्या था फिर? ये जो नून लीग ने बनाया हुआ था कि बस कुछ होने वाला है, ये मार्च से पहले पहले कुछ हो रहा है, मेरा ख्याल है मार्च से पहले कुछ ना कुछ होगा। वो क्या होगा बड़ा? वो आप देख लें, मेरे ख्याल में पंजाब में या सेंटर में कौमी असम्बली में कुछ ना कुछ अपोजिशन जो है वो मूव करेगी और वो उनको करना चाहिए। मेजॉरिटी जो मेजर पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी, उनको मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त गवर्नेंस है और जो मुल्क और आवाम का हाल है, उसमें अपोजिशन का फ़र्ज़ है कि वो अगर गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही तो वो कुछ करे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर गिलानी साहब को अक्सरियती वोट मिल सकता है तो अपोजिशन के पास। आजकल ये जो आज खबर में देख रहा था कि जॉइंट सेशन, सॉरी ये जो मिनी बजट के वाले से जो करंट सेशन चल रहा था कौमी असम्बली का, वो गवर्नमेंट कह रही है हमें कोई जल्दी नहीं है बिल पास कराने की, कह रहे हैं आराम से करवा लेंगे। कोई बंदे शॉर्ट होने का डर तो नहीं पैदा हो गया हुकूमती रैंक्स के अंदर के? देखिए, इसलिए मौखर कर दिया मामला। जब इमरान खान साहब ने वोट लिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया राइट आफ्टर सेनेट इलेक्शन, बिल्कुल ऐसा, तो उसमें बहुत से पीटीआई के एमएनएस को भी जबरदस्ती पकड़ के रात को कंटेनर में बंद करके सुनाई जाती हैं कोई इस तरह सुबह जो है वो पार्लियामेंट में लाया गया। क्योंकि बाकी लोग देखिए, अपोजिशन तो अपोजिशन है। खान साहब को तो तरीके इंसाफ के लोगों से भी डर है, क्योंकि जिस तरीके से वो पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं या उनका जो पर्सनल बिहेवियर है अपनी कोलीग्स के साथ या एमएनएज या पार्टी वर्कर्स के साथ। 2021 था, अब 2022 अब हालात चेंज हो चुके हैं और जो पीछे से एक सपोर्ट करने वाले थे वो भी चले गए। तो मकसद ये चले गए सपोर्ट करने वाले, जी चले गए हैं, क्योंकि इनका अपना एक तरीकाकार है खान साहब का कि बहुत से लोगों को ऑफेंड कर देते हैं और ये समझते हैं ये मेरा राइट है। राइट नहीं है, आपने प्रूव करना है। ये सियासत है, सियासत में हालात बहुत जल्दी बदल भी जाते हैं, ऐसे ही, और बहुत से रुफ़का रास्ते में छोड़ भी जाते हैं। तो मेरा ख्याल में मिनी बजट जो है वो 8 या 9 तारीख को ये वापस लाना चाह रहे हैं। टेबल तो हुआ हुआ है, उसके ऊपर डिबेट करना चाह रहे हैं होके तजावीज़ के साथ। अब कह रहे हैं कि 15 से 20 के दरमियान कहीं पास कराएंगे इसे, 15 से 20 जनवरी के दरमियान। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताऊं कि वो गवर्नमेंट के लिए अगर अपोजिशन चाहे, देखिए इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादती है। और फिर इन्होंने मिनी बजट के साथ स्टेट बैंक का जो ऑर्डिनेंस पहले इशू किया वो भी साथ नथी कर दिया था कि एक ही चक्कर में दोनों। हालांकि ये इसको उस पे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज मैं पढ़ रहा था एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे, शहबाज राना साहब की। वो लिख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अब इस पे ना उन्हें कुछ रिजर्वेशंस उनके सामने आ गए हैं। ये जो स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देने वाला जो बिल है इस पे वो कह रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को बोरोइंग बिल्कुल बंद कर देगा स्टेट बैंक, ये भी नहीं होना चाहिए। इस पे भी तशवीश है। फिर जो उनका टेन्योर 3 से 5 साल करने पे भी तशवीश है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को तशवीश होने लगी, जिन्होंने कैबिनेट के अंदर पहले मंजूर किया, फिर वो ज़रा पार्लियामेंट से अगर आप बिल समर पढ़ लें, आई डोंट नो ये किस जहन की इख्तरा है। किसी और मुल्क में ऐसा बिल है तो दिखा दीजिए ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि यार फलां मुल्क ने भी ऐसा स्टेट बैंक रखा हुआ है। तो मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म आप 2-3 साल या 5 साल के लिए हुकूमत में आते हैं, ये मुल्क ने रहना है और ये जो लॉज आप बना रहे हैं ये कल
मुल्क को, आवाम को हर्ट करेंगे और आगे चल के हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होंगी। तो आप अपनी ज़ात को मत देखिए, इस मुल्क को देखिए और आने वाली नस्लों को देखिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको मिनी बजट के ऊपर अपोजिशन का फ़र्ज है, क्योंकि अपोजिशन को लोगों ने वोट दे के पार्लियामेंट में इसी काम के लिए भेजा है, सही, अपने मफादात के लिए नहीं भेजा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग सिर्फ पॉलिटिशियंस अपना मफाद रखते हैं, आवाम का नहीं। मज़हर अब्बास साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हम देख रहे हैं आजकल हुकूमत ज़रा प्रोएक्टिव हो गई है काफ़ी कि भाई अब उन्हें किसी भी सूरत में पाबंद सरासर करना ही करना है। एक तो वो 16 अरब वाला मामला नैब के बाद फिर FIA में गया, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग वाला, चले केस के जो भी मेरिट्स हैं उस पर अदालत जाने और वो जाने, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक नज़र आ रही है मुसलसल एक सोच के शहबाज शरीफ जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं आंखों को कि अब नवाज शरीफ वाले मामले पे भी एक नई अब गवर्नमेंट ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि शहबाज शरीफ जो गारंटर थे मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से अब उनके खिलाफ अदालत जाएंगे ताकि उन्हें पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए। आज फवाद चौधरी साहब ने दोबारा से इसका जिक्र किया कि वो करने क्या जा रहे हैं, जरा सुन लें इस पर आप। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें? अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूंकि कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। मज़हर अब्बास साहब, शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या लग रहा है आपको? खान साहब का तो आप कह रहे हैं कि 22 में कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। ये जो पर्टिकुलरली जो डील का तासुर भी बना उसके बाद वो ज़्यादा हुकूमत की नज़रों में आ गए हैं। इमरान खान की फिक्र ये है और PTI की फिक्र ये है कि अगर PTI अगले इलेक्शंस में या इवन बल्दियाती इलेक्शन में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज यानी इनकी मौजूदगी में या इनकी प्रेजेंस में उस इलेक्शन में जाती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जनरल इलेक्शन से पहले वो ये चाहते हैं कि इन तीनों को, ये तीनों डिस्क्वालीफाई रहें, यानी शहबाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाएं, सज़ा हो जाए। पॉलिटिकल सीन से, इलेक्टोरल सीन से ये तीन मेन पिलर्स जो हैं वो हट जाएं, जिसके बाद उनको ये कवी उम्मीद है कि PMLN में एक ब्रेकअप आएगा, एक ब्रेक आएगा PMLN में, उसमें कुछ लोग टूट जाएंगे। तो ये सिचुएशंस में जाहिर है शहबाज शरीफ, चूंकि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ, ये जो इमरान खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ एप्लीकेशन दे, बिल्कुल, ये क्यों दे, क्यों कहा इमरान खान ने? इमरान खान साहब को क्यों वो खतरा है उस एप्लीकेशन से? वो क्यों ये बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके मामलात जो है वो बिगड़ जाए? अब ये जो चीज होती है, ये इमरान खान दायरा क्रिकेट में रहे हैं, उनको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का थोड़ा सा तजुर्बा है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन नताइज जो है वो उनके हक में नहीं आ रहे। और ये मज़हर अब्बास साहब, यहाँ हर किसी की कोई दूसरा लाडला बन जाए उस पर सारे जो है एतराज उठाएंगे, इसको बुरा कहेंगे, नहीं होना चाहिए, अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकतन हर कोई लाडला बनने की दौड़ में, तगोदो में तमाम जमातें। अभी मतलब चौधरी मंजूर साहब, मुझे नहीं पता अभी मौजूद हैं, प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन चौधरी मंजूर साहब जो बात कह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी ने भी 2007 में यही किया ना, उन्होंने गुफ्तगू की ना मुशर्रफ के साथ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद उन्होंने गुफ्तगू की और उनके बकौल जी उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था जमहूरियत के वापस आने का। उनका एक परसेप्शन है, वो उस पर बात हो सकती है, डिबेट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं और इस्टेब्लिशमेंट से किसी मामलात पे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ ये जो पेज वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्यों आता है, ये क्यों कॉन्सेप्ट आता है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का? ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सिर्फ सिविल रिलेशनशिप होनी चाहिए। गवर्नमेंट है और बाकी तमाम फोर्सेस जो हैं वो उसकी सबऑर्डिनेट हैं, ठीक, उसके अंडर हैं। डेमोक्रेसी में पेज का नाम ही नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का ये तासुर ही, हम एक खास तासुर बनाते हैं, ठीक, हम ट्रॉयका का तासुर बनाते हैं, हम एक पेज का तासुर बनाते हैं, हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का तासुर बनाते हैं, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी जब ये एक पार्टी कहती है कि ये हाथ हटा लिया और हुकूमत कहती है नहीं हाथ रखा हुआ है। अब ये सारी चीजें जो है ये खुद इस चीज की गमादी करती है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचने की जरूरत है और उन्हीं को सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, कम से कम इधर तो एक पोजीशन लें।
ठीक है, एक जाते जाते चौधरी मंजूर साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये जो 2022 है ये इलेक्शन का साल हो सकता है या खान साहब की रुखसत का साल हो सकता है? इस कोई तहरीक कामयाब होगी इस साल, या 20 सितंबर 2020 के बाद जो हमने देखा PDM बनी, बड़े बड़े दावे किए, हुआ कुछ नहीं है, खान साहब फिर से प्रिवेल कर जाएंगे? जी चौधरी साहब। देखिए समर, ये मेरे नज़दीक एक बतौर एक सियासी कारकुन के मेरा ख्याल है ये सबके लिए एक मुश्किल तरीन साल है। अपोजिशन के लिए भी, खुद पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल तरीन साल होगा, और हुकूमत के लिए तो बहुत ही मुश्किल तरीन साल होगा, और पाकिस्तान के लिए भी ये कोई आसान साल नहीं होगा जो मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान की सूरत हाल देखें, उसके इम्पैक्ट देखें, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नक्की किया है अफगानिस्तान के साथ, ये दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है। और फिर बाकी भी जो सिनेरियो बन रहा है वो कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा या बेहतर नहीं है, और लोगों के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए तो बहुत ही खौफनाक हालात हैं जो आने वाले दिनों में पैदा होंगे। तो मेरा ये जाती ख्याल है कि मुश्किल तरीन साल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। सिर्फ दुआ ये करनी चाहिए कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे इस मुल्क को या इस मुल्क के लोगों को कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचे। बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह करे बेहतरी का साल हो, जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं वो आसानी में बदल जाए। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक से वापस आएंगे, एक इंटरेस्टिंग सर्वे आपके साथ शेयर करेंगे कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो तमाम CMs में सबसे ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट पॉपुलर है, वो कैसे है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। इंटरेस्टिंग सर्वे आपके साथ शेयर करते हैं। इप्सॉस का सर्वे सामने आया है जिसमें एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आम पाकिस्तानियों की नज़र में इस वक्त कितनी पॉपुलर है, तो उसमें जो तवक्कुआत थी PTI की गवर्नमेंट कितनी पूरा उतर सकी, तो 55% पाकिस्तानियों की तवक्को पे हुकूमत पूरा नहीं उतर सकी, 13% की तवक्कुआत पे सिर्फ पूरा उतरी है, और यानी कि वो कहते हैं उनकी तवक्को से बुरी रही गवर्नमेंट 55% पाकिस्तानियों की नज़र में, और 32% कहते हैं कि जैसा आप सोचा था वैसे ही रही। फिर जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दिया था 2018 में वोटर्स ने, वो वोटर्स आज पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में क्या कह रहे हैं? नून लीग से जो 56% लोग हैं वो मायूस हैं कि यार हमारी तवक्को के मुताबिक नहीं वो रही, और 30% लोग जो हैं वो जो एक्सपेक्ट किया था वो है, और सिर्फ 14% जो कह रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है नून लीग की सियासत। PTI जो है 46% लोग नाखुश हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से बुरी रही PTI की परफॉर्मेंस 35% एज एक्सपेक्टेड और 19% तवक्कुआत से बेहतर। पीपल्स पार्टी के 47% लोग जो हैं उनकी तवक्कुआत से बुरी रही है, 38% की तवक्को के मुताबिक, और 15% जो है उनकी तवक्को से बेहतर ही है। बाकी इदारों की इस सर्वे में चीज़ आ रही है कि जुडिशरी से 47% लोग कह रहे हैं कि तवक्को से बुरी रही, अपोजिशन 56% उनकी तवक्को से बुरी रही, NCOC 40%, फिर इसमें बाबर आजम साहब की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, 49% लोग जो हैं वो उनसे बहुत खुश हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जरा आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है सूबों की परफॉर्मेंस के हवाले से। सूबों की परफॉर्मेंस से लोग कितने खुश हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है। इसमें सिंध के अवाम जो हैं उसमें 75% लोग जो हैं उनकी तवक्को से बुरी रही है सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस, 22% की तवक्को के मुताबिक, और 3% की तवक्को से बेहतर। पंजाब में 52% लोग जो हैं वो उनकी तवक्को से बुरी रही है परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा में 82% लोगों की राय में जो सूबाई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस उनकी तवक्को से बुरी रही है, और बलूचिस्तान में 82% लोगों की नज़र में उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस उनकी तवक्को से बुरी रही है। तो 52% के साथ उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बाकी गवर्नमेंट से नज़र आ रही है। ये सर्वे जो है आपके साथ शेयर करना था, लेकिन ज़ाहिर है तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा की गई, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज़्यादा। एक तो एहतसाब होगा बहुत बड़े पैमाने पे, पैसा लूटा हुआ वापस लाया जाएगा, इस वजह से लोगों की जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी। क्यों मोहसिन बेग साहब, यही वजह है कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रखती थी खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद कि वो उस पर किसी सूरत भी नहीं आ सके, पूरा उतर सके, ना एहतसाब के मामले में ना किसी और मामले में। पैसा वापस लाना था, बाकी चीज़ें करनी थी। देखिए हुकूमत में आने से पहले जो भी जिस तरीके के दावे किए गए, नेचुरली उनके लिए उन दावों को पूरा करना, आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरना इतना आसान नहीं था। और अब भी जो जिस तरीके से ये एहतसाब का अमल है उसने सबको मशकूक बना दिया सारे अमल को, और ख़ासकर जो ये जो एडवाइज़र इन्होंने रखे हैं शहजाद अकबर साहब,
वो रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो करते हैं। अब जैसे शहबाज शरीफ साहब के बारे में रिसेंट केस उन्होंने कहा जी 100 विटनेसेस हैं। हमारा जो जस्टिस सिस्टम है कोर्ट ऑफ लॉ में, अगर आपने 100 विटनेसेस को भुगताना हो तो आपको कम से कम 10 साल चाहिए। तो इसका मतलब 10 साल तक तो शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला होना नहीं है। और वैसे भी मेरे जरा ये कह रहे हैं कि उनको परसों चेंज कर दिया जाएगा और उसकी जगह साहब को हाँ जी हटा दिया जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में दाखिला से या अकाउंटेबिलिटी से, मेरा ख्याल है वो सरकार में से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि जो दोनों पोर्टफोलियो से जो डेस्परेशन है खान साहब की, और काम ज़ुबानी जमा खर्चा है, फाइलें दिखाई जाती हैं, पापड़ वाला फलाना, अर्बन बिलियन ट्रिलियन। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? आप जाके कोर्ट ऑफ लॉ में रेफरेंस फाइल करें और स्पीडी ट्रायल। हाँ, मेरे ख्याल में खान साहब ने कोई और शख्स लॉयर हैं लाहौर से जिनको मेरे ख्याल में वो लाना चाह रहे हैं। आपको शायद ट्यूसडे को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये अमल मशकूक है, इसमें कुछ आज तक पेशरफ्त नहीं हुई, कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ, ज़ुबानी जमा खर्च। बरअल लोगों से जब पूछते वो कहते हैं जी कि बड़े बड़े चोरों पे खान साहब ने हाथ डाल दिया, तो सारे बाहर हैं। वो कहते हैं कि महंगाई होती रहे, लेकिन बड़े बड़े डाकुओं पे नहीं, उसका फायदा क्या हुआ जी? रिकवरी होनी चाहिए थी। इंप्रेशन बनता है, बिल्कुल रिकवरी वाली बात आपकी बिल्कुल कोई नहीं हुई और रिकवरी कोई नहीं हुई। जनरल साहब, खान साहब जो है ये 22 के बारे में जो बात, एक बड़ी आम परसेप्शन है कि 2022 जो है ये पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के लिए बड़ा भारी साल साबित होगा, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आपकी नज़र में गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज क्या है और उन्हें किस तरह से निकलना चाहिए उसमें से? चैलेंज है एक जो उन्होंने खुद क्रिएट किया था, वो था कि अकाउंटेबिलिटी होगी, और जो आवाम के नुक्ता निगाह से वो महंगाई में शायद इस साल के सेकंड हाफ तक कुछ फर्क पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारा कुछ तो दुनिया में जो बिगड़ा हुआ है इस वक्त वो कोरोना की वबा की वजह से है। गैस का मसला है, पेट्रोल बड़ी ऊपर गई कीमतें, उनकी फ्रेट वगैरह, ये चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि इनमें कुछ कमी आए और इधर भी कुछ फर्क पड़ जाए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है अकाउंटेबिलिटी का, ये जो आप अभी सर्वे और ये चीजें पढ़ रहे थे, आप सोचिए कि कितना बड़ा सेटबैक है खान साहब को, इस वजह से कि जिन लोगों पे अकाउंटेबिलिटी करनी थी, जिनके केसेस है, उनमें से किसी को सजा नहीं, तो वो तो दंदना रहे हैं पाए। नतीजा ये कि वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ाएंगे, वो कहेंगे कि जी इंतकाम था और हमने 5 साल इंतकाम झेला है, हम खड़े रहे। लेकिन इंतकाम था नहीं, केसेस बिल्कुल जानदार थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि खान साहब ने कोई मैकेनिज्म ऐसा डिवाइस नहीं किया, जो अदारे जो पिछले उन्हीं के बने हुए थे, नैब उन्हीं का क्रिएटेड था, जो अपोजिशन में लोग हैं, तो किसी भी चीज को दुरुस्त तो किया नहीं, केसेस परसू नहीं किए, चले नहीं। नैब खुले हाथों अपने ये करप्ट लोगों के केसेस जो हैं उनको ठीक करने में, करप्ट लोगों की मदद करने में, उनको अदालतों के जरिए छुड़ाने में मसरूफ है। आप देख लीजिए कि अभी जरदारी साहब का केस है, उन्होंने कहा जी हमारे पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं। अभी मियां साहब का भी केस उन्होंने वो कोई नैब ने जानबूझ के तो नहीं किया ना सर, वो तो कहीं पे रिकॉर्ड गुम हो गया, वो नैब ने जानबूझ के तो नहीं गुम किया ना। सुनो, रिकॉर्ड गुम करते हैं, कभी आप एक जीआईटी बिठा के देखें ना नैब के ऊपर भी, तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। सही है, लेकिन मसला ये है कि वहां पे ये फैक्ट्री लगी हुई है कि उस रास्ते के थ्रू आपने लोगों को फारिग करना है, ताकि उनके करप्शन का केस दोबारा खुल ही ना सके कभी। ठीक है। बिल्कुल जो बात हो रही है प्रोसिक्यूशन की हम बात करते हैं, वो तो कमज़ोर है। ये फैसले ताख़ीर से होते हैं। इतने ज़्यादा हमने सुने दावे बड़े बड़े, ये चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं, अरबों रुपए खा गए, लूट के खा गए। आम आदमी की नज़र में परसेप्शन तो ज़रूर बनी, लेकिन अभी तक ना कोई कन्विक्शन हुई, ना किसी से 1 रुपया बरामद हुआ। जो हमने सर्वे भी दिखाया था उसमें भी 47% लोग वो जुडिशरी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। मदरबाज साहब, कौन सी ऐसी चीज़ आपको लग रहा है कि 3.5 साल में एहतसाब पे ज़्यादा फोकस रहा खान साहब का, वो बैकफायर कर गया? आज सारी अपोजिशन कह रही है कि हमें विक्टिमाइज़ किया गया, कोई चीज़ साबित ही नहीं हुई किसी पे। ये चीज़ गले पड़ेगी खान साहब के, या फिर आम आदमी तो इससे बड़ा खुश है कि यार बड़ा अच्छा किया खान साहब ने, बड़े बड़े डाकुओं पे हाथ डाला जिन पे माजी में कोई नहीं डालता था? पता नहीं हाथ डाला या हाथ रखा। सूरत हाल ये कि चेयरमैन नैब की सबसे पहले वीडियो लीक हुई, वो कहाँ से हुई, बेग साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और क्यों की गई लीक। उसके बाद चेयरमैन नैब ने जावेद चौधरी साहब को जो इंटरव्यू दिया था, उसके बाद उन्होंने जावेद चौधरी को सू किया? नहीं किया, तो क्यों नहीं किया?
हुकूमत ने उस पर तहकीकात क्यों नहीं की? चेयरमैन नैब ने मॉरली अपने आप को स्टेप डाउन क्यों नहीं किया? यानी आप जहां से चेयरमैन नैब की इब्तिदा है, आप वहां से अंदाजा करें ना कि इब्तिदा में एक चेयरमैन अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, उसके खिलाफ एक चीज आती है और वो अननोटिस चली जाती है। और उसके बाद वो सारे जो केसेस हैं, जो गवर्नमेंट रिलेटेड केसेस हैं, वो नीचे चले जाते हैं और ऑपोजिशन के केसेस स्पीड अप हो जाते हैं। तो फिर क्या तासुर मिलेगा? और उसके बाद जो चीजें मल्टीप्लाई होती रही, उसमें वो तासुर। अब क्या सिचुएशन है? अब आपने नैब के साथ एक FIA को भी मुतहर्रिक कर दिया है। बिल्कुल। अब FIA में भी तब्दीलियां आती हैं, तो गवर्नमेंट तो FIA को, नैब चले आप जैसा भी हो, लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बॉडी, लेकिन FIA तो कंप्लीटली गवर्नमेंट कंट्रोल है ना। बिल्कुल। तो FIA को आप यही कर रहे हैं, उखाड़ पिछाड़ कर रहे हैं, इसी तरीके से दबाव डाल रहे हैं। तो वो तासुर जो अकाउंटेबिलिटी का बनना चाहिए था, वो अकाउंटेबिलिटी का तासुर नहीं बन सका, बल्कि उल्टा उसमें साहब के लिए बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज देखिए, ये लास्ट 2 ओवर्स हैं। 2022 में इमरान खान की जो परफॉर्मेंस होगी या जो उनकी खराब कारकर्दगी होगी, वो बुनियाद बनेगी 2023 के इलेक्शन की। और PTI के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। यानी कि आप जो खराब परफॉर्मेंस जो है वो बेस बनेगी 2023 के इलेक्शन में, काफ़ी ज़्यादा हॉन्ट कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बहरहाल अभी वक्त मुख्तसर है, लेकिन टाइम है, रिकवर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आज की शो में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।